वेलकम टू एनएस लर्निंग। आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 धारा 58 टू 60 हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस अध्याय में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कोई विवाद होने पर उसको सेटल किया जाता है। तो सोई तकदीरें जगा देंगे। अब इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना है और आपकी जो सोई हुई तकदीर है उसे आपको जगा देना है। सो लेट्स क्रैक इट। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ में, जिसमें धारा नंबर 58 से 60 है। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। 58, 59 एंड 60 तीन धाराएं हैं इसके अंदर है। तो इसी चैप्टर में हम इसे पूरा समाप्त कर देंगे। इसका नाम है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, विवादों का निपटारा। अब ये विवाद किसके बीच में होते हैं? कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई सदस्य हो गया, या फिर कोई खुद सहकारी समितियां हो गई हैं, इनके बीच में क्या हो सकते हैं? यहाँ पर विवाद हो सकते हैं। तो इन विवादों का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा, आइए लेट्स सी। सेक्शन नंबर 58, डिस्प्यूट्स विच में बी रिफर्ड टू आर्बिट्रेशन, विवाद जिन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में विवाद हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं? पुलिस थाने चले जाते हैं। ठीक है। अब पुलिस वालों के पास जाने के बाद क्या होता है कि भाई पुलिस वाले चाहते हैं कि ये आपस में कोई किसी व्यक्ति के द्वारा क्या कर ले, अपनी समझाइश कर ले और राजीनामा कर ले। इस तरीके से आपने कभी सुना होगा। अक्सर लोगों के बीच में क्या हो जाती है? हाथापाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं? पुलिस वालों के पास चले जाते हैं। अब ऐसे मामले तो आए दिन आते रहते हैं। पुलिस वाले हर एक मामले को अपनी फाइल में रखने की बजाय ये चाहेंगे कि बाहर ही कोई व्यक्ति हो जो इन दोनों का मामला क्या कर दे, सुलझा दे। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है? यदि कोई विवाद होता है तो किसके द्वारा? या तो रजिस्ट्रार के द्वारा, या रजिस्ट्रार के द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति हो उसके द्वारा इन मामलों का निपटान किया जाता है। तो ये होती है मध्यस्थता। आइए पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 58 उपधारा 1, सहकारी समिति का प्रबंधन व व्यवसाय से उत्पन्न जो विवाद होते हैं। प्रबंधन, मैनेजमेंट, व्यवसाय, बिजनेस। तो मैनेजमेंट करते समय और बिजनेस करते समय बहुत से विवाद जो हैं यहाँ पर देखे जाते हैं। अब देखिए बिजनेस में क्या होगा, जैसे कि सहकारी समिति ने किसी पर्सन को लोन दे दिया। अब उस पर्सन की किसी कंडीशन से क्या हो गई है? डेथ हो गई है, या उस पर्सन की सदस्यता क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। तो ऐसे में उसका जो लोन का चुकता है वो किस अवधि में किया जाएगा और किनके द्वारा किया जाएगा, ये सब बातें हैं इसके अंदर। धारा 58(1) के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं। आइए हम पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ए, सदस्यों, पिछले सदस्यों और मृत सदस्यों के बीच में यदि कोई मामला हो जाता है, कोई केस आता है। दूसरी बात कि सदस्य हो, सोसाइटी हो, या उसकी कमिटी हो, सोसाइटी का कोई अधिकारी हो, या फिर कोई प्राइवेट एजेंट होता है। इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। तो उनके बीच की कोई बात होगी तो भी किस में आएगी? धारा नंबर 58(1) में। सी पार्ट क्या दिया हुआ है कि यदि कोई फॉर्मर अधिकारी है, ऑफिसर है, ठीक है, फॉर्मर एजेंट है, या भूतपूर्व कोई कर्मचारी है, या कोई नॉमिनी है, उत्तराधिकारी है, वारिस है, किसी भी मृत अधिकारी या कर्मचारी के कोई कानूनी प्रतिनिधि हैं। ठीक है। कानूनी प्रतिनिधि कैसे हो गए भाई? कोई भी फॉर्म होता है तो उसमें क्या लिखा जाता है? वहाँ पे नॉमिनी का नाम लिखा जाता है। इसी तरीके से यदि नॉमिनी नहीं हो तो क्या होगा? कोई ना कोई कानूनी प्रतिनिधि होगा। तो इनके बीच का जो भी मामला होगा वो भी इसी धारा के अंतर्गत आता है। तो डी पॉइंट में देखते हैं, समिति और किसी अन्य सहकारी समिति के बीच में भी यहाँ पर मामला क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे मैटर का सुलझाना भी धारा नंबर 58 में दिया गया है। इसके बाद पॉइंट नंबर ई है कि कोई अन्य व्यक्ति हो या कोई सदस्य हो, ठीक है, तो जिसे समिति द्वारा क्या दिया गया हो? लोन दिया गया हो। तो इन सभी से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं वो धारा नंबर 58 उपधारा 1 में आते हैं। धारा नंबर 58(2), अभी जो 58(1) में हमने विवाद देखे थे उनके अलावा भी ये सारे विवाद भी किस में आते हैं? सहकारी समिति के विवाद माने जाते हैं। देखिए पॉइंट नंबर ए, समिति द्वारा मृत सदस्य के कोई वारिस है या फिर कोई कानूनी प्रतिनिधि है, उत्तराधिकारी है, इससे क्या होगा? ऋण की मांग के लिए यहाँ पर दावा होगा।
कहने का मतलब ये जो सदस्य है उसने कभी क्या लिया था, लोन लिया था, अब हो गई है इसकी डेथ, तो ऐसे केस में जो समिति है वो क्या कर सकती है, इसके वारिस या कानूनी प्रतिनिधि से भी इस लोन की भरपाई करवा सकती है, मांग कर सकती है कि भाई ये आदमी तो चला गया, अब इसका ऋण कौन चुकता करेगा, इसका ऋण आप जो वारिस बने बैठे हैं आप ही चुकता कीजिए। फिर क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई थी हैं? कुछ समय बाद तो फिर क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। अब डेथ के बाद क्या हुआ कि बैंक ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं तो इनका जो ऋण है उसे क्या कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। लेकिन उनकी जो वाइफ थी उन्होंने स्वाभिमान दिखाते हुए उस ऋण को पूरा भरा, उस ऋण की मांग जो थी वो पूरी की पूरी उन्होंने वहाँ पर चुकाई, उस ऋण को चुकता किया। तो ये आर्टिकल मैंने कहीं पढ़ा था, अब ये सच है या झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग इससे रिलेट जरूर करके याद रखिएगा इस पॉइंट को, मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर बी देख लेते हैं कि मूल ऋणी द्वारा व्यतिक्रम पर ऋण गारंटर से मांग के लिए दावा। देखिए यहाँ पर केस था मृत सदस्य का, अब केस क्या है कि जो भी ऋणी व्यक्ति है जिसने लोन लिया है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे व्यतिक्रम कर रहा है, लोन चुकाने में आनाकानी कर रहा है, देरी कर रहा है। तो ऐसे में जिसने उसकी गारंटी ली थी, जिस व्यक्ति ने उस लोन की गारंटी ली थी, तो उससे क्या होगा, अब ये जो सहकारी समिति है वो उससे मांग करेगी कि भाई ये व्यक्ति तो लोन चुका नहीं रहा है, तो अब जब आपने इसकी गारंटी ली थी तो आप ही इसे क्या करिए, चुकता करिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सी पे आ जाइए जल्दी से कि किसी अधिकारी के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद होता है, किससे संबंधित, किसी अधिकारी के निर्वाचन के संबंध में कोई भी विवाद होता है तो भी वो क्या माना जाएगा, सहकारी समिति का विवाद ही माना जाएगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोगों को मेरा एक सजेशन है कि भाई किसी अनजान व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का आपको लोन का गारंटर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यदि वो ऋणी व्यक्ति वहाँ से भाग गया तो सारा का सारा जो है वो आपके सर के ऊपर आ जाना है, तो बच के रहिए ऐसे मैटर से। सो हियर दीज फॉलोइंग, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, दीज फॉलोइंग डिस्प्यूट्स शैल बी कंसिडर्ड ऑफ सोसाइटी। ये जो डिस्प्यूट्स होंगे वो किसके माने जाएंगे, सोसाइटी के माने जाएंगे, अदर देन सेक्शन 58(1). तो पॉइंट नंबर ए क्या गिवन है यहाँ पर, पॉइंट नंबर ए है कि अ क्लेम बाय सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी क्या कर रही है, यहाँ पर मांग कर रही है, क्लेम कर रही है, किसके लिए, कोई भी जो भी डेप्ट है, जो भी लोन है या ड्यू है। ठीक है, अब ड्यू किसका है, फ्रॉम अ मेंबर और नॉमिनी, वी कैन से फ्रॉम नॉमिनी। अब नॉमिनी किसका होगा, नॉमिनी ऑफ डिसीज्ड मेंबर, ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है। पॉइंट नंबर बी क्या बता रहा है कि मूल ऋणी द्वारा व्यतिक्रम पर, यानी कि अ क्लेम बाय सोसाइटी, अ क्लेम बाय सोसाइटी फ्रॉम किससे, गारंटर से। अब ये गारंटर कौन है, जिसने ये लोन लेते वक्त लोन की क्या ली थी, श्योरिटी ली थी। ठीक है, और नंबर पॉइंट सी, एनी डिस्प्यूट रिलेटेड विद द इलेक्शन ऑफ एनी ऑफिसर ऑफ सोसाइटी। धारा नंबर 58 उपधारा 3, किसी सहकारी समिति का प्रबंधन या व्यवसाय पर उत्पन्न विवाद पर रजिस्ट्रार का निर्णय जो भी होगा वो ही अंतिम, लास्ट एंड फाइनल होगा। किसी भी अदालत में प्रश्न के लिए यहाँ पर इन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा जिन लोगों के बीच में विवाद है, न तो सोसाइटी का कोई मेंबर, न ही कोई और मेंबर, ना ही रजिस्ट्रार या समिति से रिलेटेड कोई कंसर्न व्यक्ति कहाँ जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा। तो बस धारा नंबर 58(3) में यही बात डिस्क्राइब की गई है कि जो भी निर्णय होगा वो रजिस्ट्रार का ही होगा और वो ही अंतिम निर्णय होगा। प्रश्न बनने की यहाँ से बहुत ही प्रबल संभावनाएं हैं। सो द अल्टीमेट डिसीजन विल बी ऑफ रजिस्ट्रार, नॉट बाय कोर्ट। ठीक है, धारा नंबर 59 लिमिटेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या क्या सीमाएं हैं,
किन सीमाओं के अंदर रहकर काम करना है, यानी कि यदि कोई विवाद हो गया है तो उसकी क्या समय अवधि रहेगी, किस टाइम पीरियड के अंदर अंदर किसी विवाद का क्या करना है, निपटारा करना है। तो धारा 59 का नाम है परिसीमा, यानी कि धारा 58 के तहत कोई भी विवाद होता है तो क्या होगा, रजिस्ट्रार को कोई ना कोई अवधि जो है उसकी फिक्स करनी पड़ेगी। तो विवाद का जो भी निपटारा होगा, जो भी मामला होगा, उसकी कोई ना कोई एक लिमिटेशन क्या करनी पड़ेगी, निर्धारित करनी पड़ेगी। किसे निर्धारित करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को। धारा नंबर 59 पार्ट 1, जब विवाद किसी राशि की वसूली से संबंधित हो, यदि कोई राशि वसूली जानी हो तो क्या होगा, उस पर किसी सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय ब्याज सहित उस तारीख से संगणित किया जाएगा जिस तारीख को ऐसे सदस्य की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, या सोसाइटी का सदस्य अब वो नहीं रहा है, सोसाइटी का सदस्य वो नहीं रहा है। अब कोई सदस्य है, उसने कभी किसी समय पर क्या लिया था, लोन लिया था, ठीक है। लोन लेने के बाद उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है। अब डेथ हो गई है या फिर वो सदस्य नहीं रहा है, तो अब जब भी उससे ये जो लोन है वसूला जाएगा तो कैसी दिनांक से लेकर के किस अवधि तक वसूला जाएगा, वो किससे डिसाइड होगा, जब उसकी डेथ हो गई है उस तारीख से, या जब वो सदस्य नहीं रहा है सोसाइटी का उस तारीख से उसकी अवधि गिनी जाएगी। देखिए, व्हेन द डिस्प्यूट रिलेट्स, किससे रिलेट करता है, टू द रिकवरी ऑफ एनी सम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, साथ में क्या है इसके अंदर, ब्याज भी है, ड्यू टू ए सोसाइटी बाई अ मेंबर, ठीक है, बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट। अब ये कौन सी डेट से कंप्यूटेड किया जाएगा, संगणित किया जाएगा, सच मेंबर डाइज, जब ऐसा मेंबर क्या होता है, मर जाता है, या फिर उस मेंबर की जो सदस्यता होती है वो क्या हो जाएगी, सीज हो जाती है। ऐसी डेट से उसकी जो भी वसूली है, उसकी राशि है, वो गिनी जाएगी। धारा नंबर 59 पार्ट 1 में हम बी सेक्शन देख रहे हैं इसका, कि जब विवाद किसी समिति या उसकी कमेटी के बीच में हो, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गए हैं, अब मेंबर नहीं है, अब खुद समिति आ गई है और खुद कमेटी यहाँ पे आ गई है, कि कोई अतीत या वर्तमान मृत अधिकारी है, वो हो सकता है। अधिकारी कैसा हो सकता है, करंट भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, फॉर्मर भी हो सकता है, या फिर डेड भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा एजेंट हो, कोई नॉमिनी हो, या कोई मेंबर हो। दो सहकारी समितियां हो, उनके बीच का यदि कोई विवाद हो जाता है तो ऐसा जो भी विवाद होगा जो इन सब लोगों के बीच में हो, तो ऐसे में जब भी विवाद हुआ था उस दिनांक से लेकर के 6 वर्ष तक के बीच में इसकी परिसीमा रहेगी। 6 वर्ष तक का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा कि भाई आपका जो भी विवाद है यहाँ पर आप इसका सुलझारा कर लीजिए, ठीक है। तो समय अवधि याद रखें कि जो विवाद है वो कितने समय के भीतर भीतर क्लोज हो जाना चाहिए, 6 वर्ष के भीतर भीतर। तो बात हो रही है यहाँ पर सोसाइटी की, कमिटी की और अतीत, वर्तमान या मृत, क्या बोलेंगे हम इसे, पास्ट या प्रेजेंट, या फिर कोई ऐसा मेंबर जो क्या हो गया है, मृत हो गया है। कोई एजेंट हो सकता है, कोई नॉमिनी हो सकता है, कोई मेंबर हो सकता है, या फिर कोई दो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो लिमिटेशन रहेगी वो क्या रहेगी, डिस्प्यूट के होने से, डिस्प्यूट की जो भी तारीख होगी तो उस डेट से 6 इयर्स तक, ठीक है, टिल 6 इयर्स। नाउ नेक्स्ट धारा नंबर 59(1) में सी पार्ट, जब विवाद सोसाइटी के समाप्त होने के संबंध में हो, यानी कि सोसाइटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर वाउंड अप हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे केस में जारी जो भी आदेश किया जाता है, भाई कोई सोसाइटी वाउंड अप हो रही है तो उसका कोई ना कोई लिखित आदेश तो बनेगा ही बनेगा। तो अब वो जब भी ऑर्डर रिलीज हुआ है उस तारीख से 6 साल के भीतर भीतर मामला निपट जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो
अवधि है वो परिसीमा की कितनी है, 6 साल, ये भी याद रखिए। 59(1) में डी पार्ट, जब विवाद पदाधिकारी चुनाव के संबंध में हो, तो चुनाव जो है वो परिणाम की घोषणा की तारीख से 1 महीने के भीतर भीतर, भाई चुनाव हो गया है तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो घोषणा की जो भी तारीख होगी उससे लेकर के 1 मंथ का यहाँ पर टाइम मिलेगा कि भाई आपके इलेक्शन में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसका निपटान आप कितने समय के अंदर अंदर कर लीजिए, 1 माह के अंदर अंदर इसे कर लीजिए सॉल्व। तो पदाधिकारी से यहाँ पर क्या मतलब है, ऑफिस बियरर। इन सब की परिभाषा हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो चुनाव परिणाम जो भी होगा, इलेक्शन का जो भी रिजल्ट होगा, उस डेट से कितना समय, 1 मंथ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। धारा नंबर 59 उपधारा 2, किसी अन्य विवाद के मामले में रजिस्ट्रार को दीवानी न्यायालय का मतलब होता है सिविल कोर्ट, ठीक है। तो सिविल कोर्ट की शक्तियां यहाँ पर इनको क्या होगी, प्राप्त होगी। अन्य विवाद कुछ भी हो जाता है इनसे हट करके, तो रजिस्ट्रार को कौन सी पावर्स यहाँ पर प्राप्त होगी, ऐसी पावर जो किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त होती है। सिविल कोर्ट के पास जितनी भी पावर होती है जिससे वो क्या करता है, अपना निर्णय करता है, उसी पावर के साथ में रजिस्ट्रार भी अन्य विवादों का यहाँ पर निपटारा करेगा। धारा नंबर 59 उपधारा 3, यदि आवेदक रजिस्ट्रार को संतुष्ट कर देता है कि ऐसी अवधि के भीतर भीतर विवाद को संदर्भित नहीं करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, मतलब इसका समझिए कि भाई आवेदक के पास इतना समय था, सपोज आवेदक के पास समय था 1 साल का, कि भाई आप 1 साल के अंदर अंदर जो भी आपका मामला है वो यहाँ पर बता दीजिए, जो भी आपका मैटर है उसकी रिपोर्ट करवा दीजिए, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करवा पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस पर्टिकुलर अवधि के बाद यदि वो रिपोर्ट करता है आवेदक, तो भी यहाँ पर रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, उसको स्वीकार कर सकता है, यदि उसे लगता है कि हाँ ये जो कारण बता रहा है वो एकदम सही है, इस कारण से यहाँ पर डिले हो गया है। तो डिले हो जाने के बाद भी जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, इस मामले को एक्सेप्ट कर लेगा। आई होप आपकी ये क्लियर हो गया है। नाउ धारा नंबर 60, इट इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन, यानी कि मध्यस्थता के लिए विवादों का जो संदर्भ है वो यहाँ पर बताया गया है कि जो डिस्प्यूट के जो भी रेफरेंस हैं उनका आर्बिट्रेशन कैसे होगा। धारा 60 उपधारा 1, देखिए धारा 58 में हमने अलग अलग प्रकार के विवाद देखे थे कि किन किन लोगों के बीच में विवाद हुए हैं। अब ये विवाद किसके पास जाएंगे, ये विवाद जाएंगे रजिस्ट्रार के पास में। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा इन विवादों को प्राप्त करने के बाद में, पॉइंट नंबर ए, विवाद खुद तय करेगा, यानी कि जो भी विवाद है उसका सॉल्यूशन क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका जो डिसीजन लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, रजिस्ट्रार के द्वारा ही लिया जाएगा। So here decision will be taken by registrar. पॉइंट नंबर बी, इसे किसी ऐसे व्यक्ति को निपटान के लिए स्थानांतरित किया जाएगा जिसे सरकार द्वारा उस संबंध में क्या प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। देखिए रजिस्ट्रार के पास में क्या आ चुका है, कोई विवाद आ चुका है। अब रजिस्ट्रार इसे क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, इससे कहीं और सेंड कर सकता है विवाद को। अब किसके पास में भेजेगा, भाई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा शक्ति प्राप्त हो कि वह उस मामले का निपटारा कर सके। ऐसी शक्तियाँ यदि उस व्यक्ति के पर्टिकुलर कंसर्न व्यक्ति के पास में हो तो क्या होगा, उसके पास में ये जो मामला है रजिस्ट्रार उसे ट्रांसफ़र कर देगा। सो द इशू विल बी ट्रांसफर्ड, क्या होगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा टू दैट पर्सन, उस पर्सन के पास में जो कि क्या हो, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर सी देख लीजिए, पात्रता रखने वाले यानी कि एलिजिबिलिटी जो रखते हैं ऐसे मध्यस्थ को जो निपटान के लिए इसे क्या करे, संदर्भित करे।
या फिर यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ऐसा मध्यस्थ हो सकता है जो कि क्या करे, उस मामले को सुलझाने की पात्रता रखता हो, उसे इस बारे में नॉलेज हो कि ऐसे मामलों में क्या निर्णय लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मध्यस्थ को, ऐसे आर्बिट्रेटर को क्या किया जाता है, यहाँ पर ऐसे आर्बिट्रेटर को ऐसे मामले को ट्रांसफ़र किया जाता है जो क्या करे, एलिजिबिलिटी रखे कि वो उस मामले को अच्छे से निपटा सकता है। धारा नंबर 60 उपधारा 2 देख लीजिए। रजिस्ट्रार स्थानांतरित किए गए किसी भी संदर्भ को वापस भी ले सकता है। अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े थे पीछे कि रजिस्ट्रार या तो स्वयं सॉल्व करे, ठीक है, हिमसेल्फ, या फिर किसको दे वो, या फिर ऐसे व्यक्ति को दे जिसके पास क्या हो, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड हो या उसकी पावर्स हो जिससे वो निपटा सके, या फिर थर्ड कोई ऐसा आर्बिट्रेटर हो जिसे इस बात का नॉलेज हो, जो एलिजिबल हो, ठीक है। अब जब इसने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया था या किसी आर्बिट्रेटर को मामला ट्रांसफ़र किया था, वो मामला वापस रिटर्न भी अपने पास में मंगवा सकता है उपधारा 1 के तहत, जो अभी हमने उपधारा 1 में पढ़ी थी 61 में। अब देखिए किस किस केस में वो वापस रिटर्न करवा सकता है केस को। देखिए यदि क्या होता है, मर जाता है, इस्तीफा दे देता है या फिर स्थानांतरित हो जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन है कि कौन मर जाता है, कौन इस्तीफा दे देता है, कौन स्थानांतरित हो जाता है? वही व्यक्ति जिसको ये मामला ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त, या फिर कोई आर्बिट्रेटर जो मध्यस्थ था उसे आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो रजिस्ट्रार इनको मामला क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसे केस में यदि ये लोग, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर ये लोग क्या दे देते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं, या फिर इनका क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे केस में जब ये केस समाप्ति नहीं हुआ है, सॉल्व भी नहीं हुआ है, तो रजिस्ट्रार क्या कर लेता है, वापस से अपने पास में उस विवाद को मंगवा सकता है। देखिए पॉइंट नंबर बी, यदि वह मध्यस्थ क्या हो गया हो, काम करने में अक्षम हो गया हो, यानी कि वो वर्क नहीं कर पा रहा है, उसके साथ कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, या फिर वो काम करने में अब सक्षम नहीं रहा हो, या फिर वो किसी ऐसे काम में लिप्त हो गया है जो कि सोसाइटी के विरुद्ध है। अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर करप्शन कर रहा है या फिर कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है, तो ऐसे केस में भी उससे वापस से विवाद रजिस्ट्रार अपने पास में ले लेगा। पॉइंट नंबर सी, कार्य करने से वो क्या कर दे, इनकार कर दे, यानी कि रिफ्यूज़ कर दे, या उस कार्य की क्या करे, उपेक्षा करे, वो कार्य ही ना करे जो उसको सौंपा गया है, किसके द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर अवॉइड कर रहा है, काम चोरी कर रहा है। तीनों की तीनों बातें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से केस बन जाते हैं कि रजिस्ट्रार जिन्हें विवाद सौंप देता है उनसे वो वापस रिटर्न में ले लेता है। ऐसे कौन सी परिस्थिति बन जाती है, तो डेथ का केस, रिज़ाइन का केस, ट्रांसफ़र का केस, या फिर अक्षम हो गया है वो व्यक्ति, इनकैपेबिलिटी है उसके अंदर, या फिर वो करप्शन में लिप्त हो गया है। सी पॉइंट है कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया है या फिर उस विवाद को अवॉइड कर दिया है। चैप्टर नंबर 10 के तट तक हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर नदी किनारे हम लग गए हैं। ओके, तो विवाद का जो निर्णय है वो यदि लंबित हो, यानी कि अभी तक तय सीमा के अंदर निर्णय नहीं लिया जा रहा हो, तो रजिस्ट्रार ऐसे अंतःक्रियात्मक आदेश दे सकता है जो न्याय के हित में आवश्यक समझे। यदि विवाद का निर्णय नहीं हो पा रहा है किन्हीं परिस्थितियों में, तो रजिस्ट्रार के पास तो पावर है ही, वो कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे सकता है जो कि किसके फेवर में हो, जजमेंट के फेवर में हो। तो देखिए यदि कोई डिस्प्यूट पेंडिंग हो जाता है, पेंडिंग रहता है काफ़ी समय तक, तो डिस्प्यूट के पेंडिंग होने पर यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है वो कोई इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर यहाँ पर बना सकता है। ठीक है, ऑर्डर में क्या करेगा, किस तरीके से वो ऑर्डर देगा, इस तरीके से देगा जो कि इन द फेवर ऑफ जस्टिस हो, इन द फेवर ऑफ जस्टिस। सो आशा है कि आप सभी लोगों को ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन और
विघटन। क्या है? सहकारी सोसाइटियों का परिसमापन व विघटन। तो परिसमापन और विघटन आप सब लोग समझते ही हैं। इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ये फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक किया जाए और शेयर किया जाए। क्या आपका ये फ़र्ज नहीं बनता है?